हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट्स पीएचडी के फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए जो इस टाइम पे सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो ये कि उनको कौन सा इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए पीएचडी करने के लिए और कैसे वो अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें जिसमें वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो मेरी आज की ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट और टॉपिक को चुन सकते हैं और साथ में क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जिनके रिगार्डिंग क्वेरी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसमें सबसे पहला ये कि आप पूछते हैं सर कि अगर आपकी जेआरएफ है और या नेट गेट है तो आपको कौन सा इंस्टीट्यूट टारगेट करना चाहिए और कितने फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि सब फॉर्म्स की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है और आप भी नहीं चाहते कि इतना पैसा आप स्पेंड करें। और सेकंड ये भी चीज़ है कि आपको पता है कि आजकल जो इंटरव्यू है वो भी ऑफलाइन हो रहे हैं, तो अगर आपके इंटरव्यू क्लैश कर जाते हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा भर देते हैं तो भी आपके लिए मुश्किल होता है हर जगह इंटरव्यू दे पाना। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा जिन भी स्टूडेंट का जीआरएफ है वो तो सिर्फ 4 या 5 इंस्टीट्यूट को चुन लें जो भी उनको बेस्ट लगते हैं या जहाँ वो जाना चाहते हैं। और वो कौन से इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा ही आगे कि आप कैसे इंस्टीट्यूट चुन सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा कि जिनका जीआरएफ है वो 4 to 5 इंस्टीट्यूट चुन ले और उनके ही फॉर्म भरें। लेकिन जिनका सिर्फ गेट है या जिनकी रैंक ज़्यादा है और प्लस जिनका एलएस है, उनको मैं कहूँगा आप थोड़ी मिड रेंज में तो आप 5 to 7 फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी जाके आपको अगर 3 to 4 में भी कॉल आ जाती है, इंटरव्यू कॉल, तो आपके 1 या 2 में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और वैसे भी आपको एडमिशन तो एक ही जगह लेना है, तो इसीलिए अगर एक में भी हो जाता है तो बेटर रहेगा। थर्ड, जिन बच्चों की रैंक बहुत ही पीछे है या गेट में भी बहुत ज़्यादा रैंक है और नेट भी नहीं है और जेआरएफ भी नहीं है, उनको मैं ये कहूँगा कि आप तो 7 to 10 फॉर्म्स भरें, क्योंकि अगर आपको 3 या 4 जगह भी बुला लिया जाता है तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा और साथ में आपके थोड़े बहुत चांसेस हैं सिलेक्शन के भी कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरी तरफ से राय होगी आपके लिए कि आपको कितने फॉर्म भरने चाहिए और कैसे भरने चाहिए। सेकंड, अगर मैं एक कॉमन इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आप आईआईटी मद्रास के फॉर्म सभी भर देना, क्योंकि मैंने देखा है जनरली आईआईटी मद्रास में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाते हैं और बहुत पीछे जिनकी गेट में रैंक होती है उनको भी आईआईटी मद्रास में बुला लिया जाता है, या जिनका जेआरएफ या गेट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एलएस ही होता है, उनको भी कॉल कर लेता है आईआईटी मद्रास इंटरव्यू के लिए। फिर मैं कहूँगा आप आईआईटी मद्रास का फॉर्म भर लीजिए और जनरली जो उसकी फीस होती है वो भी 100 रुपीज़ होती है, तो ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए आप भर लीजिए। थर्ड, आईसर के फॉर्म आप सभी भरिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आईसर के फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आईसर के फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फॉर्म है तो आपको कम से कम कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा और आप अपना लक भी आजमा सकते हैं कि आपको अगर वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ, आप सीएसआर के फॉर्म भी भर लीजिए। ACSR करके आपको फॉर्म का नाम आएगा, जिसमें आप 3 CSR सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको भी अगर आप भर लेंगे तो आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी और एक और अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए खुल जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं फॉर्म भरने के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि कैसे आप रिसर्च इंस्टीट्यूट और टॉपिक को चुन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखिए, टॉपिक और इंस्टीट्यूट चुनने से पहले आप ये जान लें कि पीएचडी में जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है पीएचडी के दौरान और या पीएचडी करते समय या पीएचडी के बाद भी, वो ये कि आपका टॉपिक क्या है और आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं, और ये दोनों ही इक्वल है और उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट की वैल्यू बनती है। मैं पीएचडी के लिए एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना चाहूँ तो इंस्टीट्यूट आपका सबसे पीछे आएगा और उसके बाद आपका टॉपिक और सुपरवाइज़र बिल्कुल सेम आएंगे। तो यानी आपकी जो पीएचडी है इस पर डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी रिसर्च करते हैं, और जनरली ये टॉपिक पे भी डिपेंड नहीं करती, रिसर्च पे डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी रिसर्च कर पाएंगे और साथ में आपके सुपरवाइज़र कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपको 3 या 5 साल उनके साथ ही रहना है। तो अगर वो ज़्यादा अच्छे होंगे और ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो पीएचडी भी अच्छी होगी और आपके काम भी आएगी। पर अगर आपकी उनके साथ बनी नहीं या उनकी एफिशिएंसी कम होगी तो कहीं ना कहीं इसका अफेक्ट आपके पीएचडी में भी पड़ेगा। और जो लास्ट में मैं आपको कहूँ, इंस्टीट्यूट का रोल कम होता है, इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ 20% है, 80% जो रोल है आपका इसी पे डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च वर्क कैसा है और साथ में आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं। सेकंड पॉइंट, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो पीएचडी है वो टोटली डिपेंड करता है आपके रिसर्च वर्क में,
तो अब आप कैसा रिसर्च वर्क करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, तो ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। यानी आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि आप पूरे साल पीएचडी में क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितने अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं। अब बाकी टॉपिक की मैं बात करूं, जो आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कौन सा टॉपिक चुने और कौन सा टॉपिक आजकल हॉट टॉपिक चल रहे हैं रिसर्च के लिए। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूं और बाकी जितने टॉपिक्स मुझे पता हैं और मैंने ढूंढे हैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहे तो उनमें से कोई टॉपिक भी चुन सकते हैं और कईयों को एसओपी भी लिखना है तो आप उन पे भी लिख सकते हैं। बाकी टॉपिक के जो नाम है जो आजकल चल रहे हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री है, CO2 एब्जॉर्प्शन है, नैनो टेक्नोलॉजी है और नैनो टेक्नोलॉजी में आप नैनो जाइम्स, नैनो जेल्स, इन पे काम कर सकते हैं। बैटरीज है, आजकल बैटरीज में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। फिफ्थ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। सिक्स्थ जहाँ पे भी आपको ड्रग डिलीवरी रिलेटेड कोई टॉपिक मिल जाए वो भी बहुत अच्छा है। सेवन्थ MOF मोफ आजकल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसमें ड्रग इनकैप्सुलेट करके ड्रग डिलीवरी कराई जाती है। और या कुछ और भी आप प्रोटीन या किसी और की स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं। सेवन्थ क्वांटम डॉट्स में भी आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है तो आप इसको भी चुन सकते हैं। और बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो इसमें आप अपना SOP बना सकते हैं या अपने इंटरेस्टेड टॉपिक में इसे लिख सकते हैं। और बाकी आप किसी भी चीज़ को अगर लिखते हैं तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप उसे लिखें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं होगा तो बिना जाने आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। थर्ड, तो जैसे कि हमने टॉपिक की बात कर ली है तो अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है सुपरवाइज़र। तो देखिए, आपकी PhD टोटली इस पर डिपेंड करती है कि आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं और आपकी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी है। तो जनरली आप सुपरवाइज़र को चुनने के लिए 2-3 चीज़ का ध्यान रखें कि आप कैसे चुन सकते हैं कि जो भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं वो सुपरवाइज़र आपके अच्छे हैं या नहीं। तो देखिए, जनरली जो PhD है वो इस पर ही डिपेंड करती है कि आपके नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने आते हैं या कितने अच्छे आते हैं। तो अगर आपको कोई भी सुपरवाइज़र चुनना है तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाएं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंट की फैकल्टी लिस्ट में उस सुपरवाइज़र का नेम देखें, तब उनका बायोडाटा आप पढ़ सकते हैं और साथ में उनकी लैब का एक पेज होगा, उन्हें देख सकते हैं। तो आप ये चेक करें कि उन्होंने रिसेंट 2 ईयर्स में कितने पेपर पब्लिश किए हैं। मतलब इससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो कितने एक्टिव हैं रिसर्च में या कितने एक्टिव हैं पब्लिकेशंस में। सेकंड, आप इम्पैक्ट फैक्टर भी चेक कर सकते हैं कि कितनी क्वालिटी वर्क वहाँ पे काम हो रहा है। थर्ड, अगर आपको उनके नेचर के बारे में जानना है तो आप MSc के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और वहीं इंस्टीट्यूट के। जनरली आप PhD वाले से नहीं पूछिएगा, एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, कोई भी PhD स्टूडेंट किसी भी सुपरवाइज़र के बारे में बताने से डरेगा ही, क्योंकि वो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है और आपकी तो अभी गारंटी नहीं है कि आप वहाँ ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इसीलिए कोई भी नहीं चाहता वो किसी के बारे में गलत या सही बोले। तो इसीलिए अगर आपको असली फीडबैक चाहिए किसी के नेचर का तो आप MSc के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। और बाकी आपको रिसर्च का अगर फीडबैक चाहिए तो आप उनके वेब पेज से भी देख सकते हैं और साथ में आप PhD के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चुनना चाहिए। जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा डाउट इस रिगार्डिंग भी आता है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोल ही दिया कि इंस्टीट्यूट की वैल्यू 20% ही रहती है, पर फिर भी अगर आपको बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट चुनने हैं तो मैं आपको कहूँगा आप IISERS को चुन सकते हैं। सारे IISERS बहुत अच्छे हैं, उनका ध्यान सिर्फ रिसर्च में ही रहता है, मतलब काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट हैं। और आप साथ में CSR को भी ले सकते हैं। और अगर मैं IIT में बात करूँ, आप IIT में जानना चाहते हैं तो IIT कानपुर, मद्रास, IIT बॉम्बे, ये बहुत अच्छी IITs हैं जो अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं और इनकी पब्लिकेशन भी अच्छी है। पर हाँ, फिर भी ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आप कैसा वर्क करते हैं और आप कितना अच्छा पब्लिकेशन कर पाते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ में बात करूँ तो DU भी बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा है, BHU अच्छी कर रहा है, JNU अच्छी कर रहा है और JNCSR जैसे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आप इन कॉलेजेस को चुन सकते हैं। और बाकी अगर आपको कहूँ, अगर आप खुद से देखना चाहते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है तो आप NIRF रैंकिंग चेक कर सकते हैं रिसर्च में कि कौन से इंस्टीट्यूट की क्या रैंक है, तो उस हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। 6 पॉइंट है, आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर PhD में वर्कलोड कितना रहता है और क्या साथ में किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो सकती है, चाहे वो दोबारा गेट की हो और चाहे कोई डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की हो। कि यहाँ पे मैं आपको कहूँगा जनरल केस में PhD में जो आप पे टाइम मिलता है खुद के लिए वो 3 to 4 आवर्स होता है एक दिन में, और अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको यूटिलाइज़ कर पाते हैं या नहीं। हाँ देखिए, शुरू के जो ईयर्स होते हैं यानी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है 5 to 6 आवर्स। अगर आप चाहें किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी दौरान तैयारी करके निकल सकते हैं, पर बाद में धीरे धीरे ये टाइम आपका कम होता रहेगा और साथ में
आप पे इतना वर्कलोड भी रहेगा कि आप चीज़ों को कम मैनेज कर पाएंगे। तो इस हिसाब से कुछ वर्कलोड रहता है। और जनरली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें वर्कलोड और ज़्यादा होता है, और जो थोड़े इंस्टीट्यूट मतलब डाइवर्स होते हैं वहाँ पे आपको वर्कलोड थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट को चुनते हैं और क्या आपका गोल है रियल में। लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं और आपको पीएचडी का इंटरव्यू आपका आने वाला है, तो इसी रिगार्डिंग कि आपको कैसे पीएचडी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे आप अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक पर्टिकुलर सेशन बनाने वाला हूँ और जिसका लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा पीएचडी पोस्ट डॉग में, और या जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। तो पर तब तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी पोस्ट डॉग को, जिसमें आपको डिफरेंट पीएचडी फॉर्म्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है, साथ में आपको इसी रिगार्डिंग गाइडेंस भी मिलती रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।